गुड आफ्टरनून बच्चे, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। चलिए, हम लोग देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और उसमें हमने देख ली थी फर्स्ट एक्सेप्शन और उस एक्सेप्शन को हम लोग ने डिस्क्राइब कर लिया था आपको क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद हमें 3 और एक्सेप्शन देखने हैं। फर्स्ट आपको देखना है कौन सा, आपने देखना था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखनी है कोडोमिनेंस और स्यूडो डोमिनेंस और हेटेरोसिस। क्लियर? अब समझिए, तो हमने देख लिया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, आपने एक एक्सेप्शन देख लिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस का। अब देखें सेकेंड, समझिएगा सेकेंड एग्जांपल कौन सा है, कोडोमिनेंस। सेकेंड एक्सेप्शन कौन सा हो जाएगा, कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस में समझिएगा क्या होगा। कोडोमिनेंस कहने का मतलब ये एक्सेप्शन नंबर सेकेंड है, फर्स्ट हमने देख लिया था। फर्स्ट में आपने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और उसमें एग्जांपल देखा था फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा, फिर फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर। अब हमें देखना है क्या, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस के सेकंड एक्सेप्शन है, ये भी एनसीईआरटी में इंक्लूड है, इसलिए इससे भी काफी पूछा जाता है। पूछा जाएगा कोडोमिनेंस मतलब क्या होता है बच्चे, मतलब 50% कंट्रीब्यूशन मान लीजिए ए जीन की है, 50% बी की, और दोनों 50-50% कंट्रीब्यूशन अगर परफॉर्म करे तो जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर आएगा वो क्या कहलाएगा, कोडोमिनेंस। ध्यान से समझिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा था, एक डोमिनेंट होना चाह रहा था, दूसरा उसको सप्रेस कर रहा था। तो हो सकता है बच्चे कंट्रीब्यूशन 80-20 की हो, 70-30 की हो, 60-40 की हो, बट यहां कंट्रीब्यूशन में भी इंटरमीडिएट कंडीशन आएगा, बट मोड ऑफ इंटरेक्शन चेंज है। क्या चेंज है बच्चे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ 50% कंट्रीब्यूशन ए जीन की, 50% कंट्रीब्यूशन किसकी, बी की। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों में इंटरमीडिएट कैरेक्टर आते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें कंट्रीब्यूशन दोनों जीन की क्या होगी, 50-50%, और वहां क्या था, इक्वल प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं थी, आइदर 80-20 का रेशियो हो सकता था या 70-30 का या 60-40 का। यहाँ 50-50 कंट्रीब्यूशन, मतलब वहां आपने देखा था रेड डोमिनेंट होना चाह रहा था, व्हाइट उसको पूरी तरह डोमिनेंट नहीं होने दे रहा था, और क्या आ रहा था, पिंक कलर। तो रेड और व्हाइट के मिक्सचर से क्या रहता है, इंटरमीडिएट पिंक। यहां भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर आएगा, बट कंट्रीब्यूशन कैसी होगी, 50-50%। अब इसमें आपको जैसे वहां भी 3 एग्जांपल याद रखे थे, यहां भी 3 एग्जांपल फ्रीक्वेंटली पूछा जाता। पहला जो सबसे फ्रीक्वेंट एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है, ए बी ब्लड ग्रुप। 3 एग्जांपल हमें याद रखना है किसके लिए, कोडोमिनेंस के लिए, और 3 एग्जांपल याद रखे थे किसके लिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप के बाद दूसरा एग्जांपल आपसे एग्जाम में आता है बच्चे, एम एन ब्लड ग्रुप। ये सब किसके एग्जांपल हैं, कोडोमिनेंस के। और थर्ड आता है बच्चे रोएन कोट कलर, और ये रोएन कोट कलर कहाँ होता है बच्चे, कैटल में, मतलब काऊ में। तो ये 3 आपको ऑप्शन आएंगे कब, जब आएंगे आप कोडोमिनेंस। एक आएगा बच्चा ए बी ब्लड ग्रुप, एक आएंगे एम एन ब्लड ग्रुप, और एक आएंगे रोएन कोट कलर। अब ध्यान से समझिएगा, हमें समझना है सबसे पहले क्या, ए बी ब्लड ग्रुप। अब ए बी ब्लड ग्रुप को समझने से पहले एक सब टॉपिक आपको यहाँ क्लियर चाहिए बच्चे, उसे भी ध्यान से समझिएगा, उसका सेपरेट क्वेश्चन आता है, इसको भी एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है, ध्यान से समझिएगा। उसको हम कहते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। तो ये एग्जांपल हम किससे समझ सकते हैं बच्चे, मल्टीपल एलेलिज्म। तो मल्टीपल एलेलिज्म अलग से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम सारे अच्छे से डिस्क्राइब कर ले बच्चे मल्टीपल एलेलिज्म। उससे क्या होगा, हमें ए बी ब्लड ग्रुप की जो एग्जांपल है, एबीओ ब्लड ग्रुप में आप क्या पढ़ते हैं, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप होता है ए, किसी का बी, किसी का ए बी और किसी का ओ। तो 4 ब्लड ग्रुप में ए ब्लड ग्रुप किसके एग्जांपल है बच्चे, कोडोमिनेंस के। तो इसे समझने से पहले हमें एबीओ ब्लड ग्रुप की डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़नी होगी। और एबीओ ब्लड ग्रुप किसका कौन सा एग्जांपल है बच्चे, मल्टीपल एलेलिज्म।
मल्टीपल एलिज्म को ध्यान से समझिएगा, फिर हमारे पास आसान ए ब्लड ग्रुप वाला कंसेप्ट समझ में आएगा। ध्यान से समझिएगा। मल्टीपल एलिज्म नाम से ही क्लियर है, एग्जिस्टेंस ऑफ, ध्यान से समझेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 एलिल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मल्टीपल एलिज्म का मतलब क्या होगा। अभी क्वेश्चन क्लियर आ जाएगा। मल्टीपल एलिज्म का पूछा जाएगा, क्या कंडीशन आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 एलिल्स। आपने देखा था हम लोग क्या है बच्चे, डिप्लॉइड, तो हमारे पास पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो मैक्सिमम हमारे पास एक जीन के कितने एलिल्स हो सकते हैं, 2। तो दूसरा क्वेश्चन एग्जाम का पूछा जाएगा, मल्टीपल एलिज्म कहाँ मिलेंगे, तो इंडिविजुअल में मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं बच्चे, 2 एलिल्स, क्योंकि हम लोग डिप्लॉइड है। तो मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल कहाँ मिलेगा, पॉपुलेशन में। समझिए, किसी का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, किसी का बी हो सकता है, किसी का ए बी हो सकता है, किसी का ओ, बट एबीओ ब्लड ग्रुप कहाँ मिलेंगे, पॉपुलेशन में। तो एग्जाम में आएगा मल्टीपल एलिज्म क्या होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 एलिल्स। एग्जाम में आएगा क्या, वन इंडिविजुअल के पास कितने होते हैं, ध्यान से समझिएगा, वन इंडिविजुअल अकाउंट्स मैक्सिमम, हम लोग कितने अकाउंट्स कर सकते हैं, 2 एलिल्स। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लोग डिप्लॉइड है, और हम लोग डिप्लॉइड और हैप्लॉइड देख चुके हैं। तो मल्टीपल एलिज्म कहां मिलेगा, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा, पॉपुलेशन में। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिज्म कहां मिलेगा बच्चे, अकर्स इन पॉपुलेशन। तो मल्टीपल एलिज्म कहां मिलेगा, पॉपुलेशन। और उसमें एक फ्रीक्वेंट एग्जांपल आपको पढ़नी है, वो कौन सी ब्लड ग्रुप है, एबीओ, एबीओ ब्लड ग्रुप। इसे एनसीईआरटी ने भी डिस्क्राइब किया है, तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि इससे क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जाता है बच्चे, कोडोमिनेंस क्या है, तो कोडोमिनेंस का मतलब होता है 50-50% कंट्रीब्यूशन हो और इंटरमीडिएट करेक्टर आए। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कैसे डिफर करेगा, उसमें कंट्रीब्यूशन 80-20 की हो सकती थी, आपको 70-30 की या 60-40 का। यहाँ दोनों जीन की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, 50-50%, और तब कौन सा करेक्टर आएगा, इंटरमीडिएट। इसमें हमें 3 एग्जाम्पल को डिटेल में पूछा जाता है, जिसमें एक एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप पूछा जाएगा आपको, जो है किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस। इसके बाद 2 ऑप्शन और आते हैं, एमएन ब्लड ग्रुप और रोएन कोट कलर। एग्जाम में आएगा ए बी ब्लड ग्रुप समझने के लिए हमें एक सब टॉपिक समझना होगा, तब हम ए बी ब्लड ग्रुप को आसानी से समझ सकते हैं। और उस सब टॉपिक का नाम क्या है बच्चे, मल्टीपल एलिज्म। आपको मल्टीपल एलिज्म में डेफिनेशन क्या याद रखनी है, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 एलिल्स क्या कहलाएगा, मल्टीपल एलिज्म। वन इंडिविजुअल में अगर वो डिप्लॉइड है तो मैक्सिमम कितने एलिल्स होंगे, हम लोग डिप्लॉइड है तो पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो एलिल्स कितने होंगे वन जीन के, 2। और पूछा जाएगा मल्टीपल एलिज्म के एग्जांपल कहां मिलेंगे, पॉपुलेशन में। जैसे इंडिविजुअल की ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकते हैं या बी हो सकते हैं या ए बी हो सकता है या ओ, बट एबीओ ब्लड ग्रुप कहां मिलेंगे, पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन क्या होता है बच्चे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम कहते हैं पॉपुलेशन। अब पूछा जाएगा हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या आएगा, वो देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एबीओ ब्लड ग्रुप किस नेचर का आपको जो है वो मल्टीपल एलिज्म परफॉर्म करता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एबी ब्लड ग्रुप कैसे कोडोमिनेंस होगा। क्लियर बच्चे, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपको एबीओ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सारे फैक्ट्स जो मेडिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे डिस्क्राइब करें। तो एबीओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है, मल्टीपल एलिज्म का। तो पहले हम मल्टीपल एलिज्म को डिटेल में डिस्क्राइब कर ले, फिर आएंगे किस पे, एबी ब्लड ग्रुप पे। तो एबी ब्लड ग्रुप, एमएन ब्लड ग्रुप और रोएन कोट कलर समझने के लिए हमें एक पहले क्या देखना है, मल्टीपल एलिज्म। और मल्टीपल एलिज्म का फ्रीक्वेंट एग्जांपल एनसीईआरटी ने कौन इंक्लूड किया है, एबीओ ब्लड ग्रुप। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े और आपको मल्टीपल एलिज्म से सारे रिलेटेड क्वेश्चन बताए। तो ये समझ में आ गया कि मल्टीपल एलिज्म के एग्जांपल कौन सा देखना है, एबीओ ब्लड ग्रुप। और इसमें हमें क्या क्या फीचर आएगा वो देखने से पहले आप यहां तक के स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। क्लियर बच्चे, चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट देख। सर ये मल्टीपल एलिलिज्म दोबारा बताना। देखिए मल्टीपल एलिज्म कहने का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 एलिल्स। अगर आपको इंडिविजुअल डिप्लॉयड है तो कितने एलिल्स मिलेंगे? 2। लेकिन अगर मोर देन 2 एलिल्स का एग्जांपल जहां मिले वो क्या कहलाएगा बच्चे? वो कहलाएगा मल्टीपल एलिज्म। क्लियर? तो एग्जाम में आएगा वन इंडिविजुअल में मैक्सिमम कितने एलिल्स हो सकते हैं? अगर डिप्लॉयड है तो 2। तो मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल कैसे कहां सर? मिलेगा? पॉपुलेशन में। हम लोग डिप्लॉयड है तो हमारे जीन के पास कितने एलिल्स होंगे? 2। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल कहां मिलेगा, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा पॉपुलेशन। क्लियर? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 एलिल्स। और आपको जो है मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल कहां मिलेगा? तो पॉपुलेशन में। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल हमने लिया मल्टीपल एलिज्म का, कौन सा बच्चे? एबीओ ब्लड ग्रुप। तो एबीओ ब्लड ग्रुप कहां मिलेगा? पॉपुलेशन में। किसी का ए ब्लड ग्रुप होगा, किसी इंडिविजुअल का बी होगा, किसी का ओबी होगा, ए बी होगा, किसी का ओ होगा। तो ये 4 आपको अलग अलग ब्लड ग्रुप मिलेंगे। तो इंडिविजुअल में तो एक ही ब्लड ग्रुप मिलता है, बट पॉपुलेशन में क्या मिलेगा? एबीओ ब्लड ग्रुप। और एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने ग्रुप आएंगे? 4, ए बी ए बी और ओ। क्लियर बच्चे? क्लियर हो गया? सर इसमें 2 एलिल्स कैसे होती है कि इंडिविजुअल में? आपके हम लोग डिप्लॉयड हैं तो समझिए हमारे जीन के लिए क्या होगा? हमारे जीन के लिए आपको जो है वो मैक्सिमम कितने एलिल्स होंगे? हमारे लिए जो होंगे वो मैक्सिमम आपको इस जीन के लिए कितने एलिल्स होंगे? जी एलिल्स पेयर में होगा, नहीं होंगे? अभी हम डिस्क्राइब करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग डिप्लॉयड है तो हमारे पास क्या है बच्चे? हमने डिप्लॉयड पहले ही बताया था, पेयर्ड सेट क्रोमोसोम। और पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो क्या करना होगा? हमारे पास पेयर्ड सेट है तो हर जीन के फॉर्म होंगे 2। क्लियर? क्लियर हो गया? यस सर। अभी हम बताएंगे कैसे कैसे, अगर कोई इंडिविजुअल अगर आपको ए ब्लड ग्रुप वाला है तो उसमें कैसे होंगे, बी वाले हैं तो क्या होंगे। क्लियर? तो पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लिए, अब चलिए आगे देखें। सर बोर्ड ब्लर हो गया। बोर्ड हो गया ठीक। क्लियर? चलिए आ हो गया जाएगा। ठीक हो गया। हाँ अब ध्यान से समझिए एबीओ ब्लड ग्रुप और मल्टीपल से क्या क्या क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखेंगे क्या कंडीशन आएगा। आपको एग्जाम्पल कौन सा देखना है बच्चे? एबीओ ब्लड ग्रुप। और एबीओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल जो मल्टीपल एलिलिज्म का। और मल्टीपल एलिलिज्म कहने का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 एलिल्स, तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टीपल एलिलिज्म। अब ध्यान से समझिए, आप सभी जानते हैं ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? ब्लड ग्रुप में फिनोटाइप क्या होती है? ब्लड ग्रुप में होते हैं 4 टाइप की ब्लड ग्रुप। किसी इंडिविजुअल की ब्लड ग्रुप आप पढ़ते हैं ए, किसी इंडिविजुअल की ब्लड ग्रुप आपने क्या पढ़ा है? बी। किसी की ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए बी। और किसी का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ। अब ध्यान से समझिएगा, ये ब्लड ग्रुप किस पे डिपेंड करता है? एनसीईआरटी ने लिखा है ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है आरबीसी पर जिस तरह की शुगर प्रेजेंट हो। ये आरबीसी है, और आरबीसी के इस मेम्ब्रेन को हम कौन सी मेम्ब्रेन कहते हैं? डोनांस मेम्ब्रेन। ध्यान से समझेंगे। अब ये डोनांस मेम्ब्रेन में जिस तरह का आपको जो है वो शुगर प्रेजेंट होंगे, वही डिसाइड करेगा कि पर्सन की ब्लड ग्रुप ए होंगे कि पर्सन की ब्लड ग्रुप बी होगा। समझ? तो समझिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे हो एन एसिटाइल ग्लूकोसाइमिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसाइमिन हो तो पर्सन की ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए। अगर मान लीजिए ऐसा हो, ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पे हो एन एसिटाइल ग्लैक्टोसाइमिन, तो पर्सन की ब्लड ग्रुप क्या होगी? बी। तो एन एसिटाइल आपको ग्लूकोसाइमिन हो तो
आपको जो है ए एन एसिटाइल ग्लाइकोसाइमिन हो तो बी, दोनों हो, समझिएगा, दोनों तरह के शुगर प्रेजेंट हो, मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसाइमिन भी हो और ग्लैक्टोसाइमिन भी हो, दोनों हो, तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होता है पर्सन का? ओ। और सॉरी ए बी। और अगर मान लीजिए पर्सन के पास आरबीसी में कोई तरह की आपको जो है वो शुगर प्रेजेंट नहीं हो, तो वो पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। तो हमें क्या समझना है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे एक स्पेसिफिक टाइप की शुगर प्रेजेंट होती है और वही डिसाइड करता है पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा या ए बी होंगे या ओ होंगे। कैसे डिसाइड होगा? अगर पर्सन पे है एन एसिटाइल ग्लूकोसाइमिन तो ब्लड ग्रुप क्या होगी? ए। एन एसिटाइल ग्लैक्टोसाइमिन है तो बी, दोनों शुगर प्रेजेंट है तो ए बी, और कोई शुगर नहीं है तो ओ। अब समझिए, इस मल्टीपल एलिज में आपके पास पूछा जाएगा फिनोटाइप क्या है, तो 4, किसी पर्सन की ए ब्लड ग्रुप, किसी की बी, किसी की ए बी और किसी की होती है ओ। अब ध्यान से समझिएगा क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एक जीन है आई, कौन सी जीन है बच्चे? आई। और आई जीन ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है और इसमें 3 एलिल्स यूज होते हैं। क्यों हम एबीओ को मल्टीपल एलिल कहते हैं? क्योंकि इसके पास मोर देन 2 एलिल्स है। ध्यान से समझिएगा, एक एलिल्स इसमें होता है आई ए, ध्यान से समझेंगे, एक एलिल्स होगा आई बी और एक एलिल्स होगा आई ओ, और इसी को हम स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बताइए बोर्ड पे देख के, मल्टीपल एलिलिज्म में एबीओ ब्लड ग्रुप कितने एलिल से डिसाइड होगी? मल्टीपल एलिलिज्म में ब्लड ग्रुप जो है आपको डिसाइड करने के लिए कितने एलिल्स रिस्पॉन्सिबल है? कितने एलिल्स रिस्पॉन्सिबल है बताइए? हाउ मेनी एलिल्स रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड एबीओ ब्लड ग्रुप? तो आपका आंसर होगा 3, ए आई बी और आई ओ, या आप क्या लिखते हैं? स्मॉल आई, तो 3। अब आपको इसी से सारे फैक्ट समझ में आएगा। मोर देन 2 एलिल्स हो गया, मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया? मल्टीपल एलिज्म का। अब ध्यान से समझिएगा क्या होता है जीनोटाइप, यही एग्जाम का क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझेंगे। जीनोटाइप होना चाहिए आई ए, ऐसी जीनोटाइप हो तो इंडिविजुअल की ब्लड ग्रुप क्या मानेंगे? ए। सब पे क्वेश्चन आता है इसलिए ध्यान से समझिएगा। आई ए आई ओ, तो इंडिविजुअल की जीनोटाइप क्या होगी? आप इंडिविजुअल क्या देगा, कौन सी ब्लड ग्रुप देगा? ए। या हम आईओ को स्मॉल आई भी लिख सकते हैं बच्चे, ऐसा हो सकता है, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं आई ए और स्मॉल आई, दोनों सेम ही चीज है। आईओ को हम स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कभी आईओ मिलेगा ऑप्शन में, कभी स्मॉल आई मिलेगा, समझिएगा। अब ये बता रहा है, अब बी ब्लड ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए जीनोटाइप? आई बी, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बी। पर्सन के लिए आई बी और आई ओ, या इसको लिख सकते हैं आई बी और स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप कितने होंगे? ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? बी, समझिएगा। ए बी के लिए एक ही जीनोटाइप होगा, आई ए आई बी, तो आपको पर्सन कौन सा ब्लड ग्रुप देगा? ए बी। मतलब इसके पास दोनों तरह के क्या मिलेंगे आपको? शुगर मिलेंगे, एन एसिटाइल ग्लूकोसाइमिन भी और ग्लैक्टोसाइमिन। आईओ के लिए एक ही जीनोटाइप होंगे, आईओ, और इसी को हम स्मॉल आई भी लिख सकते हैं। तो बताइए बोर्ड पे देख के बच्चे, पॉसिबल जीनोटाइप कितने हुए? हाउ मेनी जीनोटाइप एग्जिस्ट इन एबीओ ब्लड ग्रुप? जीनोटाइप हमने कितनी बनाई? सब पे क्वेश्चन आएगा, ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप कितने बनाए? बताइए कितने जीनोटाइप हमने बनाया? लक्षिता 6, कौशिक 6, शीतल 6, वंशिका 6, सही है, और इसी का सही है बच्चे 6। हाँ, अब फिनोटाइप कितने हुए? फिनोटाइप कितने? फिनोटाइप 4, कौशिक ठीक, रोहित सही, इसी का सही है बच्चे। मतलब सबको ये क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ फिनोटाइप एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने मिलेंगे? 4, और जीनोटाइप पॉसिबल कितने मिले? 6। तो इससे एक फॉर्मूला डिराइव हो गया बच्चे, इससे हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने के लिए अगर कैरेक्टर डिटरमाइन हो मल्टीपल एलिलिन से, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है,
तो हो जाएगा n+1, वेयर n क्या बताएगा बच्चे, नंबर ऑफ एलिल्स। यहाँ एलिल्स कितने हैं, 3, तो 3 + 1 4। दूसरा फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ जीनोटाइप। नंबर ऑफ जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे बच्चे, मल्टीपल एलिज्म के लिए आता है एग्जाम में n/2 n+1। तो देखिए 3/2 3 + 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा 6। तो हमें जब एग्जाम में आएगा कि मल्टीपल एलिज्म के क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, पेरेंट की ब्लड ग्रुप ए है, आपको मतलब एक पेरेंट की मतलब फादर की, मदर की बी है, तो आपको प्रोबेबल ब्लड ग्रुप निकालें, ऑफस्प्रिंग का क्या होगा। या एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर कैरेक्टर मल्टीपल एलिज्म से डिसाइड है और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कितने फिनोटाइप बनेंगे, कितने जीनोटाइप बनेंगे। तो फिनोटाइप की फॉर्मूला हमने क्या निकाल लिया बच्चे, n+1, और जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला क्या निकाल लिया, n/2 n+1। हमने पहले ही बताया था कि जितने शॉर्ट फॉर्मूले हैं सबको एक जगह आप नोट कर लेंगे, जिससे एग्जाम में आपको इस पे बेस जब क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बन सकता है। तो एग्जाम में आएगा यहाँ n क्या है, तो n है नंबर ऑफ एलिल्स। तो n क्या है बच्चे, नंबर ऑफ एलिल्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिल्स कितने हैं, 3। ये आई जीन है और इसमें कितने एलिल्स है बच्चे, 3। अब ये 3 एलिल्स हमारे पास क्या है, फिनोटाइप दे रहा है कितने, 4। कौन कौन से, ए बी और ओ। और जीनोटाइप पॉसिबल कितने दे रहा है, 6। कौन कौन सा, ये फर्स्ट जीनोटाइप, ये सेकंड जीनोटाइप, ये थर्ड जीनोटाइप, ये फोर्थ जीनोटाइप, ये फिफ्थ जीनोटाइप और ये सिक्स्थ। ये जीनोटाइप जब ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आएगा कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो ऑफस्प्रिंग का क्या होगा। तो ऐसे जब ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन देंगे तो हम इस तरह के जीनोटाइप यूज करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, आपको देख के क्या बच्चे, ए किसका एग्जाम्पल है, ए लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करेगा, ए ब्लड ग्रुप लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करेगा। देखिए आप, ए क्या है, डोमिनेंट है, जब ये होमोजाइगस फॉर्म में है तब भी ए है। देखिए ये आपको जब है हेमीजाइगस फॉर्म में तब भी ब्लड ग्रुप क्या है, इसका मतलब ए जो है हमारा क्या कर रहा है, सही है कोशिका, सही है गुंजन। ए किसका एग्जाम्पल होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। बी ब्लड ग्रुप भी किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओ भी किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। केवल एक ही एग्जाम्पल ए भी हम देखेंगे, वो किसको फॉलो करेगा, कोडोमिनेंस। तो एग्जाम में आएगा मल्टीपल एलिज में जो 4 ब्लड ग्रुप है, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को कौन ऑबे करते हैं, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा बच्चे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कौन है, ए। लॉ ऑफ डोमिनेंस को ऑबे कौन कर रहा है, बी। लॉ ऑफ डोमिनेंस को ऑबे कौन कर रहा है, ओ। मतलब ये एक किसके एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल नहीं है कोडोमिनेंस के। कोडोमिनेंस में केवल एक ही एग्जाम्पल हमें पढ़ना है, कौन सा, ए बी। सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मल्टीपल एलिज में जो एबीओ ब्लड ग्रुप एनसीईआरटी ने दिया है उसमें 4 ब्लड ग्रुप आते हैं, उसमें 3 ब्लड ग्रुप किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। एक ही ब्लड ग्रुप जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, कौन सा, ए बी। बाकी सभी ए, देखिए होमोजाइगस फॉर्म में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल टी बी टॉल और कैपिटल टी स्मॉल टी बी टॉल। मतलब जो अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस या हेमीजाइगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस करे, वो कौन सी एलिल्स थी, डोमिनेंट। मतलब ए लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, होमोजाइगस फॉर्म में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और ए ब्लड ग्रुप दे रहा है, और हेमीजाइगस फॉर्म में भी। बी भी ऐसा ही कर रहा है, ओ भी, जो कोई भी आपको शुगर नहीं बनाएगा, ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है। बट कोडोमिनेंस का एग्जांपल कौन सा है, एक ही, ए बी। तो ए बी को देखने से पहले कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे फादर का ब्लड ग्रुप ए हो, मदर का बी हो, या कोई दे देगा पॉसिबल एग्जांपल, पूछा जाएगा कहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप नहीं बनेंगे। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। उससे पहले हमने एक कंसेप्ट समझ लिया कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो किसके एग्जांपल हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। और हमारे पास ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने वाला कौन है, आई। और आई के पास कितने एलिल्स है बच्चे, 3। आई ए, आई बी और आई ओ या स्मॉल आई, दोनों सेम होते हैं। कभी रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल आई, कभी आई और ओ, दोनों आपको याद रखना है। पूछा जाएगा ए बी और ओ, ये 4 फिनोटाइप है हमारे लिए। मतलब किसी पर्सन ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, किसी का बी, किसी का ए बी और किसी का ओ। पूछा जाएगा इसमें पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा, तो ए के लिए 2 जीनोटाइप है, क्योंकि ए किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। बी भी किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। ए बी किसका एग्जाम्पल होगा,
कोडोमिनेंस का, जो भी हम देखेंगे। और ओ भी किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एग्जाम में आएगा नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या होगी, तो ऑप्शन में टिक करेंगे एन, आपको निकालने का फॉर्मूला n+1। नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने का n/2 n+1। और n यहाँ क्या है बच्चे, नंबर ऑफ एलिल्स। पूछा जाएगा ए ब्लड ग्रुप वाले में कौन से शुगर होते हैं, एन-एसिटाइल ग्लूकोसाइमिन। बी वाले में कौन होते हैं, एन-एसिटाइल ग्लैक्टोसाइमिन। दोनों शुगर प्रेजेंट हो तो कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी। एनएजी प्रेजेंट हो तो ए, एन-एसिटाइल ग्लैक्टोसाइमिन हो तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। और कोई शुगर नहीं हो, जैसे यहाँ कोई भी शुगर नहीं बनाएगा आरबीसी के मेम्ब्रेन, तो वो पर्सन कौन से ब्लड ग्रुप परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म करेगा आपको जो है वो परफॉर्म करेगा हमारे पास क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। हाँ बच्चे क्या पूछ रहे हैं, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो कैसे करेगा, समझिए बच्चे, रोहित समझिएगा। स्मॉल टी ड्वार्फ हुआ तो क्या ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग नहीं हुआ अगले जनरेशन में जाके। ये तो हुआ सर। हाँ तो यहाँ देखिए, यहाँ इसके पास कोई भी क्या है, डोमिनेंट एलिल्स नहीं है, तो ये आपको कौन सा फीचर परफॉर्म करेगा, जैसे स्मॉल टी होता तो पेरेंट कैसे होते, स्मॉल टी। स्मॉल टी होगा तो पेरेंट ड्वार्फ होंगे। यस सर। हाँ, और कैपिटल टी होगा तो टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तब भी टॉल। तो कैपिटल टी हो गया डोमिनेंट और स्मॉल टी क्या हो गया बच्चे, रिसेसिव। अगर ये कोई भी शुगर नहीं बनाया, इसका मतलब वो कौन सा फैक्टर है, रिसेसिव। क्लियर, समझा गया रोहित। यस सर। हाँ, तो अगर कैपिटल टी होता तब भी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी होता तब भी टॉल, और स्मॉल टी ड्वार्फ। इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। क्लियर। तो आपको अब ए बी ब्लड ग्रुप देखने से पहले हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको बताना है कि कहां पे ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा। तो ये आप पहले इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन दें आपको एग्जाम में। या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कोड कलर इन रैबिट डिटरमाइन ऑफ 4 एलिल्स से, तो फिनोटाइप क्या होगी, जीनोटाइप क्या होगी। तो ये हम सारे क्वेश्चन करने से पहले इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़े। सभी क्वेश्चन एक एक करके कर लेंगे तो हमारे पास सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पहले से स्क्रीनशॉट लें। क्लियर, चलिए अब देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलिए अब ध्यान से समझिए। अब हमें सभी क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, तो हम मल्टीपल एलिमेंट क्लियर कर लेंगे, तो हमें फिर कोडोमिनेंस समझना तो हमारे लिए काफी आसान होता है। मेन क्वेश्चन आपको मल्टीपल एलिमेंट ही कोडोमिनेंस में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको बताना है विच of the following set doesn't produce O blood group offspring। कौन से ऐसे पेरेंट है जो O ब्लड ग्रुप के ऑफस्प्रिंग नहीं बनेंगे। ऑप्शन ऐसा, कुछ हम ऑप्शन दे देते हैं। चलिए बताइए आंसर, कहां कहां ओ वाले ऑफस्प्रिंग बनेंगे और कहां कहां ओ वाले नहीं बनेंगे। हमने 4 ऑप्शन दिया आपको, ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट प्रोड्यूस ब्लड ग्रुप, आपको ओ ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग, पहले वाला में ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं,
बताइए फर्स्ट वाले में ओ ब्लड ग्रुप बनेंगे। कौशिक शर्मा का सही है बच्चे, कौशिका शर्मा आपने बताया एक और 1 और 2 में नहीं बनेगा, सही है। हाँ, वंशिका का आंसर है 1, 2 और 4 में नहीं बनेगा, 3 और 4 में बनेगा। अच्छा देखिए बच्चे ऐसे क्वेश्चन, हाँ गुंजन का आंसर है 1 और 2 में बनेगा। ध्यान से ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछा जाएगा कि आपको कैसे बनेंगे या कहां कहां नहीं बनेंगे। देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। 1 और 2 में बनेगा नहीं, 1 और 2 में नहीं बनेंगे। देखिए अब हम ध्यान से समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए कभी भी क्रॉस आए बच्चे तो आई को लेके नहीं चलेंगे, आई को लेके करेंगे तो हमारा जो है वो पन्नेट स्क्वायर बनाने में हमें आई को प्रोसीड लेके नहीं चलेंगे, हम आई को छोड़ के चलेंगे। देखिए कितने आसानी से बन जाएगा। पूछा जाएगा इस ब्लड ग्रुप में कौन कौन से पॉसिबल होंगे, तो इस तरह की पन्नेट स्क्वायर बना लीजिए। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये एग्जाम में काफी आते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप में काफी पूछा जाता है। तो एग्जाम में आएगा कि ओ ब्लड ग्रुप कैसे बनेगा और ओ कौन कौन से ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। समझिए देखिए आपके पास क्या है, जीनोटाइप ए और यहाँ है ए और ओ, तो हमें आई को लेके नहीं प्रोसीड करना है, पन्नेट स्क्वायर बनाना है और केवल उसके ऊपर जो आपको एलिल्स की जो डिजिग्नेशन है वही लेके चलना है। कैसे समझिएगा, देखिए आई ए तो यहां से ए और ए को लेके चलिए और यहां से ए और ओ को। क्या करना है बच्चे, पहले जो हमें याद रखना है आई को लेके आपको क्रॉस नहीं करनी है, आई को छोड़ दीजिए तो पन्नेट स्क्वायर आसानी से बन जाएगा। अब देखिए ए और ए ब्लड ग्रुप, ए और ए ब्लड ग्रुप, ए और ओ ए ब्लड ग्रुप, ए और ओ ए ब्लड ग्रुप, मतलब यहाँ सारे इंडिविजुअल कौन से ब्लड ग्रुप बने ए, तो इसमें ओ नहीं बना। तो आपसे पूछा जाएगा किसमें किसमें ओ नहीं बने, तो इसमें नहीं बना वो। दूसरा आइए, बहुत आसान है, बी 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 ओ, बी और बी ब्लड ग्रुप, बी और बी ब्लड ग्रुप, बी और ओ बी और ओ बी, इसमें भी बी बना नहीं, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में ओ ब्लड ग्रुप नहीं मिले। अब आइए तीसरा, थर्ड ऑप्शन देखें। थर्ड में ऐसा बनेगा ए ओ बी ओ, ए बी ओ मतलब बी ब्लड ग्रुप, ए ओ ए ब्लड ग्रुप, ओ और ओ यहाँ ओ बने, मतलब सारे पॉसिबिलिटी बना, ए भी बना, बी भी बना, ए भी बने, ओ बने, मतलब फादर ए हो और मदर बी हो तो आपको सारे पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग बन सकते हैं। अगला लास्ट वाला, लास्ट वाले में कॉम्बिनेशन क्या है, ए और ओ और ओ, तो बच्चे यहां बनेगा ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ, सारे ए ब्लड ग्रुप। तो आंसर क्या होगा, कौन कौन से ऐसे पेरेंट थे जिससे ओ ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा, तो आंसर होगा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। कोई ऐसे हैं जिनको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया, फिर से देख लीजिए। जो जीनोटाइप दिया होगा उसमें से आई को हटा ले देंगे और आई को हटाने के बाद जब हम ऊपर वाले आपको लिखेंगे एलिलिक फैक्टर, तो हमारे पास क्या होगा, पन्नेट स्क्वायर बनाना आसान होगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाले में नहीं बनेगा ओ ब्लड ग्रुप, सेकेंड वाले में भी नहीं बनेगा, फोर्थ वाले में भी नहीं बनेगा, कहां बनेगा बच्चे, केवल थर्ड वाले में। कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है, जब फादर के ब्लड ग्रुप और मदर के ब्लड ग्रुप दे दे और ऑफ स्प्रिंग का निकाले तो हम आई को लेके नहीं प्रोसीड करेंगे, किसे लेके प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करेंगे ऊपर जो एलिलिक फैक्टर है केवल उसको, आई को छोड़ दीजिएगा। आई को छोड़ेंगे तो हमारे पास क्रॉस जो है आसानी से पन्नेट स्क्वायर से निकल जाएगा। तो यहाँ हमने देखा केवल ए ब्लड ग्रुप आए, यहाँ बी ब्लड ग्रुप आया, यहाँ भी ए आया, यहाँ सारे आए, ए बी आया, आपको बी भी आया, ओ ए भी आया और ओ भी आए। तो ओ ब्लड ग्रुप मिला बच्चे कौन से पेरेंट में, थर्ड। कहां कहां नहीं मिला, फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में। सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे सिंपल क्वेश्चन आएगा मेडिकल एग्जाम में, फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का बी है और दे देगा एओ और बीओ, तो पूछा जाएगा ऑफ स्प्रिंग का क्या होगा, तो ऑफ स्प्रिंग में सभी बनेंगे, ए ब्लड ग्रुप भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, ओ भी बन सकता है और ए भी बन सकता है, सारे पॉसिबिलिटी आएंगे। तो आपको इस तरह के पेरेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर बच्चे, सबको ये कंसेप्ट क्लियर, क्लियर ना। चलिए पहले इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर इस पर हम दूसरा क्वेश्चन दे।
चलिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे ने सही आंसर दिया था, बस एक ऑप्शन फोर्थ किसी किन्होंने बताया, किन्होंने छोड़ दिए। अब क्लियर हो गया बच्चे कंसेप्ट? चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम जिस सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं इसका आंसर सबका सही होना चाहिए, ये गलत नहीं होने चाहिए। मल्टीपल एलिमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, इसका आंसर सभी सही बनाएंगे, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इफ कोट कलर इन रैबिट determined by फोर एलिल्स, एग्जाम में मल्टीपल एलिल देगा तो एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए एलिल्स नहीं बताएगा, लेकिन बाकी अगर देगा जैसे कोट कलर इन रैबिट देगा तो उसमें आपको एलिल्स बता देगा। तो कोट कलर इन रैबिट डिटरमाइंड बाय फोर एलिल्स, फाइंड नंबर ऑफ, क्या निकालने हैं बच्चे? फिनोटाइप एंड नंबर ऑफ जीनोटाइप। जल्दी से आंसर बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में आया तो 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। हाँ बताइए क्या आंसर होगा? कोट कलर इन रैबिट डिटरमाइंड बाय 4 एलिल्स, फाइंड द नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। लक्षिता का आंसर है 5 और 10, वंशिका बच्चे 5 और 10, सब दोनों साथ बताइए बच्चे। फिनोटाइप बता रहे, जीनोटाइप साथ नहीं लिख रहे हैं, हाँ दोनों साथ लिखिए। हाँ फिनोटाइप 5, जीनोटाइप 10। अभी हमने फॉर्मूला बताया बच्चे, बस उसी में बैठाना है। एन क्या था? नंबर ऑफ एलिल्स। सबका ये सही होना चाहिए, तो काफी आसान क्वेश्चन है। अब ब्लड ग्रुप वाले भी आसान होते हैं। हाँ सही है, सबका सही है। देखिए बच्चे क्या करना था इसमें, नंबर ऑफ जीनोटाइप और नंबर ऑफ फिनोटाइप। हमने क्या फॉर्मूला सीखा है? नंबर ऑफ फिनोटाइप n+1, n यहाँ कितने हैं? 4, 4 + 1 5। नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या सीखा है बच्चे? n+2 n+1। सारे का कंडीशन आपको एग्जाम में जब जितने भी शॉर्ट फॉर्मूला बताएंगे हम पूरे जेनेटिक्स में 10 और 12 आएंगे, वो सबके याद रखेंगे। मल्टीपल रेंज में क्या आएगा, प्लियोट्रॉपिक में क्या आएगा, आपको जो है पॉलीमॉर्फिज्म कंडीशन में, सारे जो आएंगे सब याद रखिएगा। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या होगा? n/2 n+1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे? 4/2 4 + 1। तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 5 10। तो क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि जब आपको नंबर ऑफ एलिल्स दिया हो और पूछा जाएगा फिनोटाइप या जीनोटाइप, या ऐसे क्वेश्चन आएगा पेरेंट की ब्लड ग्रुप आपको ये है तो ऑफस्प्रिंग की क्या होगी। यही 2 क्वेश्चन मल्टीपल एलिल पे आते हैं। अब हमें आइए, जिस टॉपिक के कारण हमने मल्टीपल एलिल को देखा वो कौन सा था? कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस में 3 एग्जांपल लेना है, एक AB ब्लड ग्रुप, एक MN ब्लड ग्रुप और एक कौन सा? आपको जो है रोएन कोट कलर। क्लियर बच्चे? सबका ये आंसर सही है। इसके स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़े कोडोमिनेंस के जो एग्जांपल थे उस पे। ये हो गए? चलिए अब आइए, जिसके कारण हमें और एनसीईआरटी ने मल्टीपल एलिलिज्म को डिस्क्राइब किया, वो एग्जांपल कौन सा था बच्चे? AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का। और इसी के लिए हमें आपको एक सब टॉपिक पढ़नी पड़ी जिससे सेपरेट क्वेश्चन आता है, मल्टीपल एलिलिज्म। अब AB ब्लड ग्रुप को समझिएगा। मान लीजिए पेरेंट की ब्लड ग्रुप है A और A, ये पेरेंट है, तो पेरेंट है A और A। अब आपके लिए समझना आसान होगा बच्चे, A और A है तो वो पेरेंट ब्लड ग्रुप कैसा रखेगा? A। अगर पेरेंट है बच्चे B और B एलिल्स वाले, तो ये क्या होगा? ब्लड ग्रुप कैसे होंगे? B। हमने पढ़ा है B और B और O हो तो कौन सी ब्लड ग्रुप होती है? B। हमने अभी देखा है जीनोटाइप हो A और A और A और O, I को छोड़ के चले, तो हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या होगा? A।
तो एक पेरेंट है ए ब्लड ग्रुप वाला, एक पेरेंट है बच्चे बी ब्लड ग्रुप वाला। यहां मान लीजिए कैपिटल टी होता तो क्या करते, सिंगल कैपिटल टी लेके चलते थे। तो वैसे ही यहां से क्या चलेगा बच्चे, कैपिटल ए, यहां से क्या लेंगे बच्चे, कैपिटल बी, दोनों को मिलाइए तो F1 जनरेशन की ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए और बी एलील्स है, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए बी। क्लियर, पेरेंट ए वाले और बी वाले मिलेंगे तो F1 इंडिविजुअल कैसा मिलेगा, ए बी वाले। क्लियर, अब इस F1 की क्रॉस बच्चे F1 से कीजिए तो कौन सी जनरेशन आएगा, F2। तो यही तो रेशियो पूछा जाता है एग्जाम में। अब हमारे पास क्या है, F1 कैसा है, F1 है ए बी ब्लड ग्रुप वाला, तो ए और बी, यहां भी ए और बी, तो एक ब्लड ग्रुप कैसे बनेंगे बच्चे, ए और ए वाले। ए कैसा बनेगा, ध्यान से समझिएगा, ए बी ऐसा दो बनेंगे और एक बनेंगे बी वाले। तो बताइए फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी, यही एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। जीनोटिपिक रेशियो फॉर कोडोमिनेंस एंड जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो फॉर इनकम्प्लीट। क्या रेशियो आएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमारे पास F1 इंडिविजुअल बना ए बी, अब F1 की क्रॉस F1 से होगा तो F2 बनेगा, तो वहां भी फिनोटाइप और जीनोटाइप की रेशियो पूछा जाता था, यहां भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होंगे। गुंजन बताइए, कोशिका क्या बताया आपने, हाँ 1:2:1, सही है बच्चे। 3:1 नहीं बच्चे, 3:1 नहीं, 3:1 कैसे है बताइए आप। ब्लड ग्रुप कितना आया गुंजन, एक आया ए, दो आए ए बी और एक आया बी, तो रेशियो क्या होगा, हाँ तो फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1, जीनोटिपिक भी 1:2:1, क्योंकि एक मिला ए ब्लड ग्रुप, दो मिले ए बी और एक मिला क्या, बी। तो एग्जाम में आएगा ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल हैं, और इसमें जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो कैसे आएगी, जैसा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आया था, बट इंटरेक्शन मोड अलग है। ए की 50% कंट्रीब्यूशन, बी की 50% कंट्रीब्यूशन, और नया करेक्टर वाला ब्लड ग्रुप कौन सा, ए बी। और पेरेंट कैसे थे, ए वाले, ये पेरेंट थे बी वाला, बट F1 इंडिविजुअल कैसा प्रोड्यूस किया, ए बी। और जब F1 की क्रॉस F1 से किए तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1, जीनोटिपिक रेशियो भी यही आएगा। क्लियर, तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम, कैपिटल ए ब्लड ग्रुप, कैपिटल बी ब्लड ए बी, कैपिटल बी ए बी, और बी हमने सीख लिया इससे कौन सी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। तो एबीओ समझने के बाद ए बी ब्लड ग्रुप समझना काफी आसान होता है। और एबीओ ब्लड ग्रुप में केवल ए बी ब्लड ग्रुप ही किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस। बाकी ए बी और ओ किसको फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। तो हमने ए बी ब्लड ग्रुप समझ लिया। अब दूसरा देखना है इसी से मिलता जुलता बच्चे, एमएन ब्लड ग्रुप, और एक देखना है क्या आपको, रोएन कोट कलर। तो 90% पॉसिबिलिटी है ए बी ही आए, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है। लेकिन कभी कभी क्या करता है, ऑप्शन में आपको एमएन ब्लड ग्रुप दे देगा, कभी कभी रोएन कोट कलर देगा, तो वो भी किसके एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस के। तो हमने पहले ए बी ब्लड ग्रुप समझ लिया, इसकी रेशियो निकाल ली। अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर ब्लड ग्रुप समझाएं आपको, और आपको जो है रोएन कोट कलर क्या होता है वो समझाएं, फिर कोडोमिनेंस आसानी से आप समझ जाएंगे। चलिए अब 2 और एग्जाम्पल देख लें, फिर हमारे पास जो है वन एग्जाम्पल आएगा बच्चे, एमएन ब्लड ग्रुप। और ऑप्शन में मिलते हैं, एक मिलता है रोएन कोट कलर, दोनों की रेशियो समझिए, रोएन कोट कलर ऑफ कैटल। अब समझिएगा, आपने जब
11th में देखा था बच्चे ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप क्या, टू टाइप की ब्लड ग्रुप, एक है एबीओ ब्लड ग्रुप और एक आप रिकॉल करें आपने पढ़ा था आरएच फैक्टर, ए प्लस नहीं ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, ये कंडीशन देखा था। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या पढ़ा था बच्चे, आरएच फैक्टर, और ए बी और ए बी जो पढ़ा था वो एबीओ ब्लड ग्रुप। तो दो आपके सिलेबस में थे जो आपने देखी थी। अब यहाँ कंसेप्ट कहाँ देखा एबीओ ब्लड ग्रुप का, जेनेटिक्स में। बट किसी इंडिविजुअल 32 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है बच्चे, केवल 2 ब्लड ग्रुप यूज होते हैं। इसलिए एनसीईआरटी ने आपके सिलेबस में 2 ही दिया था, एक दिया था बच्चे कौन, एबीओ ब्लड ग्रुप, और एक दिया है आरएच फैक्टर। वैसे ही पर्सन के पास कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, 32, तो उसमें 2 आपके सिलेबस में। लेकिन एक एग्जाम्पल जैसे ए बी लिए, वैसे ही एग्जाम्पल आता है दूसरा क्या, एमएन। दोनों को एकदम सेम समझिए, कैसा होगा समझिएगा। मान लीजिए फादर की ब्लड ग्रुप है एम और एम, एमएन ब्लड ग्रुप कहाँ मिलता है बच्चे, कोस्टल रीजन, इसलिए इसे आप कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप भी। ऐसे पर्सन जो कोस्टल रीजन में रहते हैं उनमें एक स्पेसिफिक टाइप की ब्लड ग्रुप पाई जाती है, क्या नाम होता है उसका, एमएन ब्लड ग्रुप। इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एग्जाम यूज नहीं होता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में केवल आरएच फैक्टर देखा जाता है और एबीओ ब्लड ग्रुप। बट ये एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं किससे, एमएन ब्लड ग्रुप भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल। तो कैसा याद रखना है, जैसे ए और ए था और बी थे पेरेंट, वैसे ही कीजिए एम और एम एक पेरेंट हुआ, ध्यान से समझिएगा, और एन और एन एक पेरेंट है। तो एक ब्लड फादर की ब्लड ग्रुप क्या है, एम और एम, मदर की क्या है, एन और एन। यहां से क्या आएगा बच्चे, एम, यहां से क्या आएगा, एन। दोनों की 50-50% कंट्रीब्यूशन से एमएन ब्लड ग्रुप बनेगा कौन, F1। अब बताइए F1 की क्रॉस होगी F1 से तो क्या बनेगा, F2। और F2 बच्चे कैसे बनेंगे, इस तरह का पन्नेट स्क्वायर बनेगा। M और N की क्रॉस होनी है M और N से, तो M और M आएगा तो ब्लड ग्रुप कैसे होंगे, M। M और N आया तो AB की तरह MN ब्लड ग्रुप, M और N आया MN ब्लड ग्रुप, N और N आया N। तो यहां भी बच्चे रेशियो क्या मिला, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक, दोनों सेम आएगा। दोनों रेशियो एग्जाम के लिए आए 1:2:1। तो 90% पॉसिबिलिटी है कि आपको एग्जाम में एक ही ऑप्शन आए, ए बी ब्लड ग्रुप। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, तो आपको दे देगा क्या, रोएन कोट कलर। कभी मिलेगा ऑप्शन में एमएन ब्लड ग्रुप, कभी मिलेगा ए बी। तो रोएन कोट कलर क्या होता है, एमएन समझ में आ गया कि 32 ब्लड ग्रुप होते हैं, उसमें से एक दो आपके सिलेबस में है, ए बी एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर। और एमएन ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल हो गया, कोडोमिनेंस। कहाँ मिलता है आपको, कोस्टल रीजन वाले पर्सन में, इसलिए इसे बॉम्बे फिनोटाइप भी कहते हैं। कोस्टल रीजन मुंबई कौन से है, कोस्टल रीजन है, और मिलता है आपको ऐसे ब्लड ग्रुप वहां वाले पर्सन में मेन ब्लड। तो यहाँ उसको ए बी से कोरिलेट करना है, ए और बी और बी की जगह पर एम और एम और एन और एन करना है। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल फ्रीक्वेंटली आता है कोडोमिनेंस का, रोएन कोट कलर। अब ये रोएन कोट का क्या होता है, आपने यहां पर समझना है कि कैसी कंडीशन आएगी, समझिएगा। रोएन मतलब क्या होता है, रोएन मतलब होता है व्हाइट कोट विथ ब्लैक पैचेज। कोट कहने का मतलब स्किन की कलर और कैटल कहने का मतलब काऊ। तो आपने एक काऊ देखी है बच्चे जो ब्लैक कलर की होती है, एक काऊ आपने देखा है जो व्हाइट कलर का होता है, और एक काऊ होता है रोएन, मतलब पूरे काऊ होंगे व्हाइट बट आपको प्लेस जगह जगह पर उसमें क्या मिलेगा, ब्लैक पैचेज। तो आपको व्हाइट कोट विथ ब्लैक पैचेज क्या कहलाता है बच्चे, रोएन। और रोएन कोट कलर भी किसका एग्जाम्पल है, 50-50% कंट्रीब्यूशन देके रोएन देगा, और वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, ए बी ब्लड ग्रुप की तरह ही किसका, कोडोमिनेंस। तो तीसरा ऑप्शन जो एग्जाम के लिए याद रखना है वो कौन सा, रोएन। रोएन में क्या होता है समझिए, अगर मान लीजिए बच्चे बी और बी हो तो कोट की कलर कैसी होगी, ब्लैक। पेरेंट कैसा होगा, ध्यान से समझिएगा। पेरेंट में अगर कैटल यहां कहने का मतलब काऊ, तो काऊ की कलर कैसी होगी, ब्लैक। कब, जब उसमें जीनोटाइप कैपिटल बी होगा। दूसरा समझिएगा, स्मॉल बी होगा तो ऐसे कोट क्या होंगे बच्चे, व्हाइट। तो कैपिटल बी ब्लैक कलर दे रहा है या ब्लैक कोट दे रहा है।
स्मॉल बी क्या दे रहा है बच्चे, व्हाइट। अब दोनों को मिला दीजिए, यहां से आएगा कैपिटल बी, यहां से स्मॉल बी, तो 50-50% कंट्रीब्यूशन जब होगी तो यहाँ एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर देगा, और उस इंटरमीडिएट कैरेक्टर का क्या नाम होगा, रोएन। रोएन मतलब व्हाइट कोट होगी, बट आपको पैचेज कैसे होंगे, ब्लैक। अब देखिए यहाँ F1 की क्रॉस F1 से करे, कौन सी जनरेशन, F2। F2 में क्या आएगा बच्चे, ऐसा आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी ब्लैक, कैपिटल बी स्मॉल बी रोएन, कैपिटल बी स्मॉल बी व्हाइट। तो ये कैसा कलर देगा, ब्लैक। ये कैसा दिया, रोएन। ये कैसा दिया, रोएन। ये कैसा दिया, व्हाइट। तो यहां भी रेशियो हर जगह सेम आई, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक, दोनों की रेशियो क्या आया बच्चे, 1:2:1। तो समझ में आ गया। 3 एग्जाम्पल के लिए याद रखना है, एक AB ब्लड ग्रुप, एक एग्जाम्पल याद रखना है MN ब्लड ग्रुप, और एक एग्जाम्पल याद रखना है कौन सा, रोएन कोट कलर। और ABO ब्लड ग्रुप किसके एग्जाम्पल है, मल्टीपल के। तो हमें 3 एग्जाम्पल में 90% पॉसिबिलिटी है AB ही आए, लेकिन कभी कभी आएगा कि विच एग्जाम्पल इंडिकेट कोडोमिनेंस, तो कभी कभी ऑप्शन में मिल जाता है MN ब्लड ग्रुप, और मिल जाता है कौन सा, रोएन कोट कलर। जैसे वहां देखे थे प्लमेज कलर इन एंडुल, देखा था फ्लावर कलर इन आपने ड्रैगन, एंड फ्लावर कलर इन मिराबिलस। तो 3 एग्जाम्पल वहां याद रखेंगे, 3 एग्जाम्पल यहाँ याद रखेंगे, और एक सब टाइप याद रखेंगे जो AB ब्लड ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए यूजफुल होता है, कौन सा, मल्टीपल एलिलिज्म, और उसमें एक याद रखेगा एग्जाम्पल कौन सा, ABO। समझ आया बच्चे, 3 एग्जाम्पल समझ में आ गए। एक आ गया AB ब्लड ग्रुप, एक आ गया MN, और एक आ गया रोएन कोट कलर। तो हमने 2 एग्जाम्पल देख ली, एक देख लिया हमने एक्सेप्शन कौन सा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक एक्सेप्शन देख लिया कौन सा, कोडोमिनेंस। 2 और नाम हमें देखना है उसके बारे में, 2 लाइन, एक हेट्रोसिस और एक कौन सा देखना है, हमने देखना है स्यूडो डोमिनेंस। तो ये दोनों भी ऑप्शन आते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन में। 2 को तो एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी और कोडोमिनेंस को भी। 2 और नाम आपको ऑप्शन में आता है, एक हेट्रोसिस और एक कौन सा आता है आपको, स्यूडो डोमिनेंस। तो उनके बारे में 2 लाइन देखना है, ये एक्चुअल में होते क्या है और क्यों उसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह और कोडोमिनेंस की तरह एक्सेप्शन मानते हैं। तो हम इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपको किस पे आए, हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर क्या होता है और स्यूडो डोमिनेंस क्या होता है, समझ में आया। पहले इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़े हम। चलिए 2 और एग्जाम्पल देख लें, फिर हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन क्लियर हो जाएंगे। चलिए 3rd एग्जाम्पल देखें। 3rd एग्जाम्पल होंगे क्या, हेट्रोसिस। इसी को एक और नाम से जानते हैं बच्चे, हाइब्रिड विगर। ये ऑप्शन भी आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन में। और 4th आता है बच्चे स्यूडो डोमिनेंस। ध्यान से समझिएगा, दोनों को समझिए। आपने एक प्लांट के नाम जो है वो सुनी होगी, एक आपने सुना होगा हाइब्रिड प्लांट। हाइब्रिड प्लांट से तो सभी फैमिलियर है ना, हाइब्रिड प्लांट समझिए। हाइब्रिड प्लांट में क्या करते हैं बच्चे, एक प्लांट लिए ए और एक प्लांट लिए बच्चे बी। मान लीजिए ए प्लांट लिए, इसकी 2 कैपेबिलिटी है, इसके पास है कैपेबिलिटी क्या, ड्रॉट रेसिस्टेंस, ड्रॉट रेसिस्टेंस।
मतलब ये क्या कर सकता है, आपको आसानी से कम वाटर में भी अपने आप को सरवाइव कर सकता है। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद इसके पास और एक आपको कैपेबिलिटी है, डिजीज रेसिस्टेंस। मतलब टू डिजायर कैरेक्टर आपके पास किसके पास है, ए के पास। एक है कि ये कम वाटर में भी सरवाइव कर लेता है, और दूसरा इससे डिजीज भी कम होते हैं। तो डिजीज रेसिस्टेंट और ड्रॉट रेसिस्टेंट कौन है, वो ए है। दूसरा समझिए, बी प्लांट बच्चा कैसा है, बी प्लांट है हाई प्रोडक्टिविटी वाला। ध्यान से समझिएगा, बी की प्रोडक्टिविटी हाई है, मतलब वो हाई आपको यील्डिंग कैपेसिटी का है। और ए के पास क्या है, ड्रॉट रेसिस्टेंस और आपको डिजीज रेसिस्टेंट। अब दोनों को हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, दोनों को कौन सी फेनोमेनन से हम पास आउट कराएंगे, ये मान लीजिए पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, तो दोनों को हम कौन सी फेनोमेनन से ऑब्टेन कराएं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से कौन सा इंडिविजुअल मिलेगा, F1। और F1 कैसे होगा, हाइब्रिड। और ये जो हाइब्रिड बनेगा बच्चे, उसमें दोनों की डिजायर कैरेक्टर आ जाएगी, मतलब पेरेंट ए की भी और पेरेंट बी की भी। मतलब ये कैसा होगा, इसके पास ड्रॉट रेसिस्टेंस भी कैपेबिलिटी होगी, डिजीज रेसिस्टेंस भी होगी और हाई प्रोडक्टिविटी भी होगी। तो इस प्लांट को हम कौन सी प्लांट कहते हैं, हाइब्रिड प्लांट। और इस फेनोमेनन को जहां F1 इंडिविजुअल दोनों पेरेंट से सुपीरियर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस। समझ में आया। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा था F1 किससे मैच करना चाहिए था, डोमिनेंट पेरेंट से। लेकिन यहाँ जो हाइब्रिड प्लांट बना वो दोनों पेरेंट से सुपीरियर हो गया। तो क्या ये एग्जाम्पल होगा किसके, एक्सेप्शन फॉर लॉ ऑफ डोमिनेंस। कंसेप्ट समझ में आया। F1 इंडिविजुअल अगर दोनों पेरेंट से सुपीरियर हो जाए बच्चे, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, नहीं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कर रहा था कि F1 किससे मैच करने चाहिए, F1। हाँ बच्चे, कोशिका सही है, आपको दोनों कैरेक्टर आते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन टीडियस प्रोसेस है, लेकिन आपको जो है जब इसमें सक्सेस मिलेगी तो दोनों के कैरेक्टर आएंगे, तभी तो हाइब्रिड सीड में दोनों कैरेक्टर आ जाते हैं। क्लियर बच्चे। यस सर। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, अगर 100 एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें मान लीजिए 1 और 2 ही आपको सक्सेस मिलती है। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन सक्सेस हो गया तो प्लांट जो आएगा उसके पास डिजायर कैरेक्टर दोनों आ जाएंगे। तो अगर एग्जाम में आएगा कि क्यों हम हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर को, जिसे किस साइंटिस्ट ने बताया है, GH सल ने, ये इसे हम क्या मानते हैं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हमारा आंसर क्या होगा, जब हम हाइब्रिड प्लांट ऑब्टेन करते हैं तो क्या होता है, उस हाइब्रिड प्लांट जो है वो दोनों पेरेंट से सुपीरियर होते हैं। होना किससे चाहिए था, डोमिनेंट पेरेंट से मैच करना चाहिए, यहाँ वो दोनों से सुपीरियर हो गया। तो क्या ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एग्जांपल आपको एक्सेप्शन हुआ। तो कभी कभी क्या करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑप्शन में दे देगा को डोमिनेंस, इसके साथ दे देगा हेट्रोसिस या स्यूडो डोमिनेंस, और ये भी एग्जांपल किसके हो जाएंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, F1 इंडिविजुअल became superior over both parent if hybrid plant obtained by hybridization। तो हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कोडोमिनेंस तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को आपको जो है वो के एक्सेप्शन है ही, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी एक्सेप्शन है जिसको एनसीईआरटी ने डिटेल में डिस्क्राइब किया है। 2 और ऑप्शन पूछा जाता है, एक हेट्रोसिस, समझ में आ गया कि जब F1 इंडिविजुअल दोनों से अच्छा हो जाए या दोनों से सुपीरियर हो जाए, तो क्या ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, नहीं, क्योंकि इसमें दोनों की डिजायर कैरेक्टर आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड विगर, या उस प्लांट को कहते हैं हम आपको हेट्रोसिस से ऑब्टेन प्लांट, और वो प्लांट क्या कहलाता है, हाइब्रिड प्लांट। तो हाइब्रिड प्लांट में 2 पेरेंट की डिजायर कैरेक्टर हम ले आते हैं। ये टीडीएस जॉब है, लेकिन हम आगे जब प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन जब करते हैं तो 100 में से आपको जो है 1 और 2 एक्सपेरिमेंट ही आपको सही हो पाता है। लेकिन अगर ये सही सक्सेस हो गया तो हमारे पास जो सीड या प्लांट ऑब्टेन होंगे उसमें दोनों की डिजायर कैरेक्टर आ जाएगी। तो हाइब्रिड प्लांट दोनों से सुपीरियर हुआ तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो किया, नहीं। लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा था कम से कम F1 किससे मैच करनी चाहिए, डोमिनेंट पेरेंट से, ऐसा नहीं किया।
तो हाइब्रिड विगर भी किसका एग्जाम्पल होगा? एक्सेप्शन फॉर लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक और देख लीजिए, फिर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो पूछे जाएंगे, लॉ बन जाएंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? काफी आपको जो है अधिक पूछा जाता है उसके एक्सेप्शन, इसलिए 2 एनसीईआरटी ने भी डिस्क्राइब किया। स्यूडो डोमिनेंस, स्यूडो वर्ड जहां आता है बच्चे इसका मतलब क्या होता है? फॉल्स। अब इसमें हम 2 कंसेप्ट समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। एक आपके पास था डोमिनेंट एलिल्स, और एक बच्चे क्या है? रिसेसिव। ध्यान से समझिएगा, एक हो गया बच्चे रिसेसिव और एक हो गया डोमिनेंट। ध्यान से समझिएगा दोनों को। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और उसके एक्सेप्शन हमारे लिए पूरी तरह से जो है वो क्लियर हो जाएंगे। समझिएगा, डोमिनेंट एलिल्स कहने का मतलब क्या होता है? हाइपर एक्टिव। आपने देखा था उस एलिल्स को हमने कहा था डोमिनेंट, जो अपनी एक्टिविटी के लिए क्या था? हाइपर एक्टिव था, तो उसे डोमिनेंट माने थे। रिसेसिव एलिल्स मतलब हाइपो एक्टिव। रिसेसिव हाइपो, हाइपो मतलब लेस, और एक्टिव मतलब एक्टिविटी लेस होगी। डोमिनेंट हाइपर। अब ध्यान से समझिएगा, ये लास्ट कंसेप्ट है जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन में आपको पूछे जाते हैं। समझिए, अगर कोई हाइपर एक्टिव एलिल्स है मतलब उसकी एक्टिविटी अधिक है और वो डोमिनेंट है, उसमें एक टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे लॉ, आपको जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में ही नाम होगा म्यूटेशन। समझिएगा, अगर इसमें एक एक्टिविटी हो गया लॉस ऑफ फंक्शन, कौन सी म्यूटेशन हो गई बच्चे? लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो गई, तो क्या होगा? कभी कभी डोमिनेंट एलिल्स कैसा बिहेव करता है? रिसेसिव। समझ में आ गया? डोमिनेंट एलिल्स कहने का मतलब हाइपर एक्टिव, मतलब कैपिटल टी भी टॉल और कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ भी आएगा तब भी टॉल, तो वो हाइपर एक्टिव है। लेकिन अगर उसमें एक म्यूटेशन हो जाए और उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाए, उस म्यूटेशन का नाम क्या होगा? लॉस ऑफ फंक्शन। तो डोमिनेंट एलिल्स कैसे बिहेव करेंगे बच्चे? रिसेसिव की तरह। दूसरा, अगर कोई रिसेसिव एलिल्स है मतलब उसकी एक्टिविटी लेस है, लेकिन वो दूसरा म्यूटेशन परफॉर्म करे गेन ऑफ फंक्शन, और गेन ऑफ फंक्शन के कारण किसमें कन्वर्ट हो जाए? वो कन्वर्ट हो जाए डोमिनेंट एलिल्स में। मतलब हम सिंपली एक वर्ड में समझ सकते हैं, म्यूटेशन के कारण अगर डोमिनेंट रिसेसिव के रूप में बिहेव करने लगे या रिसेसिव डोमिनेंट के रूप में, तो उस 2 म्यूटेशन को क्या कहेंगे? लॉस ऑफ फंक्शन या गेन ऑफ फंक्शन। और इस दोनों म्यूटेशन होने होगा F1 इंडिविजुअल में चेंज आ जाएगी, कभी कभी डोमिनेंट नहीं आ पाएगा और कभी कभी रिसेसिव उसकी जगह आ जाएगा। कंडीशन को हम कहते हैं स्यूडो डोमिनेंस। कंसेप्ट समझ में आ गया कि डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था? F1 इंडिविजुअल किससे मैच करना चाहिए? डोमिनेंट से। और डोमिनेंट कौन सा था? हाइपर एक्टिव, मतलब कैपिटल टी भी होता था तो टॉल, और कैपिटल टी और स्मॉल टी भी टॉल होते थे। लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाए और उससे नेचर चेंज हो जाए कि F1 में डोमिनेंट की जगह रिसेसिव आ जाए, या F1 में डोमिनेंट आए ही नहीं, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगा? स्यूडो डोमिनेंस। तो स्यूडो डोमिनेंस कहने का मतलब क्या होता है? हमने समझा ड्यू टू म्यूटेशन sometime dominant doesn't express itself in F1 and recessive get expressed in F1। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे? फॉल्स डोमिनेंट या स्यूडो डोमिनेंस। समझ में आ गया कि अगर आपको हेटेरोसिस भी हो तो वो भी लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन होगा, क्योंकि वहां F1 इंडिविजुअल दोनों से सुपीरियर होते हैं। और स्यूडो डोमिनेंस भी लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि ये बता रहा है कि म्यूटेशन होने से कभी कभी डोमिनेंट नहीं आ पाता F1 में, और आपको उसकी जगह कभी कभी क्या जाते हैं? रिसेसिव। तो रिसेसिव का F1 में आना म्यूटेशन के कारण, और कौन सी म्यूटेशन? गेन ऑफ फंक्शन। और डोमिनेंट का नहीं आना लॉस ऑफ फंक्शन के कारण। तो ये म्यूटेशन हमें डिटेल में पढ़नी है आगे, लेकिन म्यूटेशन का यहाँ यूज है कि स्यूडो डोमिनेंस क्या बता रहा है कि डोमिनेंट की जगह आपको जो है रिसेसिव आ जाए F1 जनरेशन में, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इसे मानेंगे स्यूडो डोमिनेंस। तो हमें क्या याद रखना है बच्चे? 4।
एक तो कोडोमिनेंस डिटेल में याद रखना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिटेल में याद रखना है 3 एग्जांपल के साथ, और 2 और टर्म याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में आएगा हेटेरोसिस, ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन का एग्जांपल है, और स्यूडो डोमिनेंस। क्लियर बच्चे, सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये 4 अगर आपको क्लियर है तो हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस से के एक्सेप्शन से कोई भी क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से बन जाएगा। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस और उसके एक्सेप्शन हमने डिटेल में देख लिया। 2 तो एनसीईआरटी ने भी डिस्क्राइब किया है, एक जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और एक बच्चे कौन सा किया है आपको कोडोमिनेंस। क्लियर बच्चे? क्या हुआ रजनीश, बच्चे बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा है? क्लियर रजनीश, बोर्ड क्लियर हुआ है? क्लियर? चलिए अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस सब हमने हमारा और उसके एग्जांपल जो है वो क्लियर हो गए। पहले इसके स्क्रीनशॉट ले ले। क्लियर? चलिए अब हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिया और उसके सभी एग्जाम्पल देख लिया जो एक्सेप्शन में थे। हमने देख लिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हमने देख ली कोडोमिनेंस, हमने देख लिया हेटेरोसिस, और हमने देख लिया स्यूडो डोमिनेंस। अब हम लोग अगली क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे? 2 और पोस्टुलेट, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको आपने देखा था ट्रू लॉ, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फिर मेंडल की पोस्टुलेट क्लियर हो जाएंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर बच्चे? सभी एग्जाम्पल सभी कंसेप्ट याद रखेंगे तो हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने देखा था एक्सेप्शन में 4, एक्सेप्शन में 2 एनसीईआरटी ने भी डिस्क्राइब किया है, तो आप भी 2 पर अधिक फोकस करेंगे। एक कौन सा? कोडोमिनेंस, और एक इनकम्प्लीट, और उसमें भी 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे। इनकम्प्लीट का 3 एग्जाम्पल कौन कौन था? फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा, फ्लावर कलर इन स्नेप ड्रैगन, और प्लमेज कलर इन एंडुलेशियन फाउल। रोएन आपको जो है ये आपको कोडोमिनेंस में 3 एग्जाम्पल, AB ब्लड ग्रुप, रोएन कोट कलर, और MN ब्लड ग्रुप। और एक सब टॉपिक याद रखना है, उस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सा? मल्टीपल एलेलिज्म। और मल्टीपल एलेलिज्म में आपको कौन सी टाइप एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया है? ABO ब्लड ग्रुप। उसमें कभी कभी दे देगा कि आपको फादर की ब्लड ग्रुप A है, मदर की B है, तो ऑफस्प्रिंग की क्या होगी? फादर का A है, मदर का O है, तो ऑफस्प्रिंग का क्या होगा? तो हमें जीनोटाइप कितने देखे थे? 6, और फिनोटाइप 4, तो उस पर रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी सिंपल दे देगा, अगर कैरेक्टर डिटरमाइन हो मल्टीपल एलिल से, और कोट कलर इन रैबिट के लिए 4 एलिल्स आपको डिटरमाइन या यूज होते हैं, तो पूछा जाएगा क्या कितने फिनोटाइप और कितने जीनोटाइप? तो आंसर क्या याद रखना है? फिनोटाइप निकालने के लिए n+1, जीनोटाइप निकालने के लिए n/2 n+1। क्लियर बच्चे? अब हम लोग लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन से अगली क्लास में। ओके बच्चे? क्लियर? चलिए, थैंक यू मच बच्चे। चलिए।